नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और 9 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की खबरों की। 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, उसी पर बातचीत करेंगे। तो विश्व आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सीएम हाउस में पहली तस्वीर आप देखें, जहां वर्चुअल आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पारंपरिक वेशभूषा में दिखे और समाज के प्रतिनिधियों से संवाद किया है। दूसरी खबर आप देखिए, हेल्थ से जुड़ी हुई। कोरोना के बाद अब रायपुर में डेंगू का अटैक है। कई इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। रायपुर में 13 साल की बच्ची डेंगू से उसकी मौत हो गई है। तीसरी खबर आपको दिखा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 19 लोग घायल हुए हैं। वहीं नक्सल मोर्चे पर चौथी तस्वीर आप देखिए, पुलिस को सफलता मिली है। बीजापुर में दंपत्ति नक्सली ने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा में भी 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये 4 बड़ी खबरें अब तक की। इन 4 बड़ी खबरों के साथ और भी खबरें रहेंगी जो आपको विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं टोक्यो से, जहां टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम ऊंचा कर स्वदेश लौटे सभी पदक वीरों और अन्य खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। दिल्ली के अशोका होटल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का सम्मान किया गया। पहलवान बजरंग पूनिया को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर सम्मानित किया गया। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। हॉकी टीम कोच का सम्मान किया गया। साथ ही पदक विजेताओं का भी सम्मान किया गया। इससे पहले स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जापान से दिल्ली पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने नीरज का दिल्ली एयरपोर्ट पर वेलकम किया। टोक्यो से भारत वापस लौटी भारतीय महिला हॉकी टीम ने अशोका होटल पहुंचकर केक काटा। इस दौरान महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान भी गाया। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत कर आए। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। रवि दाहिया कुश्ती में सिल्वर जीता है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता। बजरंग पूनिया कुश्ती में ब्रॉन्ज जीत कर आए हैं। पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। अब बात विश्व आदिवासी दिवस की करते हैं, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रायपुर में सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कई मंत्री भी पहुंचे, जहां पारंपरिक परिधान में सीएम खुद मांदर पर थाप लगाते हुए नजर आए।
साथ ही आदिवासी विभाग की पुस्तिका का भी विमोचन किया। रायपुर में सीएम निवास में हर तरफ आदिवासी संस्कृति की छटा नजर आई। पारंपरिक पोशाक में मांदर पर थाप देते वनवासी और धोती कुर्ते के साथ सिर से पैर तक पारंपरिक परिधान में कदम से कदम मिलाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री अमरजीत भगत, प्रेम साय टेकाम और मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर हमर जंगल और हमर अधिकार और आदिवासियों से संबंधित विभागीय योजनाओं की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। सीएम ने कहा कि पिछले 2.5 साल में आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर काम कर रही है। वनों और वन संसाधनों पर आदिवासी भाई बहनों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए हम सुख, शांति और समृद्धि के अधिकारों को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राजधानी के साथ पूरे प्रदेश में आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां आदिवासी समाज के लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया और पूजा पाठ कर इस दिन को बेहद धूमधाम से मनाया। डीजे की धुन पर हजारों संख्या में थिरकते लोगों ने रैली निकाली। कई जगह पर समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के साथ ही हितग्राहियों को पट्टा भी दिया गया। विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे समाज को चिंतन करने का, मनन करने का ये आज अवसर है। हमारे समाज के द्वारा जिस तरह से समय के साथ उन्नति, प्रगति किया जा रहा है। और विश्व आदिवासी दिवस देकर आप सब जन ला बहुत बहुत बधाई हो। और वो पट्टा दे से उनकर मन के सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर बढ़ाई के काम हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी करत है। वो काम ला आज हमन करत हन। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के साथ ही बड़ी संख्या में दूसरे समाज के लोग भी शामिल हुए और बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम कर इस दिन को यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक मुख्यालय में विश्व आदिवासी दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायत सिंधोला के आश्रित ग्राम सुगडी गुहान निवासी तुलाराम मंडावी से चर्चा की है। सीएम ने उनके बनाए बांस के सामानों की न केवल जानकारी ली बल्कि प्रोत्साहित भी किया। आयोजन में राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी मौजूद रहीं। इस मौके पर ग्रामीणों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन अधिकार पत्र का भी वितरण किया गया। मंत्री अनिला भेड़िया ने सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित 4 आदिवासी छात्राओं का सम्मान किया। जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत आदिवासी बालक आश्रम दुर्गी टोला के 2 छात्रों का भी सम्मान किया गया। चीज़ों की जो ट्रेनिंग दी रही थी उसमें इन लोग का तो परंपरागत व्यवसाय भी था। डाइनिंग टेबल है, इस तरह की नया आकृति देने की जो ट्रेनिंग शासन की ओर से दी गई थी, उन भाइयों को भी बहुत बढ़िया उनका फायदा मिलेगा। काम ला देख के तो अच्छा बोलिस और आगे जाके और नया नया आइटम तो बन ही दूसरा आइटम्स तो में मुख्यमंत्री भी खुश होइस और हम वाला खुशी लगिस कि पहली बार बालोद जिला में से टेरलिंग मिले है बना के। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा ने आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान बस्तर के 1100 निर्दोष आदिवासियों को फर्जी मामलों में बंद किया गया था। इनमें से 700 आदिवासियों को भूपेश सरकार ने रिहा कर दिया है। उन्होंने इस रिहाई को चिल्लर आदिवासियों की रिहाई कहा। कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी की सरकार में धर्मांतरण के ज्यादा मामले सामने आए, जबकि कांग्रेस सरकार में ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी का नाम नहीं ले पाए और कहा कि हाईकमान से दबाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। लगभग 1100 लोग आदिवासी रमन के राज में बंद थे
लगभग 700 चिल्लर लोग को छोड़े हैं। अब 170 के आसपास वो जो बड़े गंभीर मामला है, बड़े गंभीर मामला को हम लोग कोर्ट को, वकील को लोगों को नियुक्त कर दिया है। जो जितना छोड़ने लायक है उनको छोड़ा है। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा में साल 2018 के भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी सिद्धनाथ पैकरा को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। चुनाव के दौरान सिद्धनाथ पैकरा की गाड़ी से 2 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए थे। उन पर ग्रामीणों में पैसे बांटने का आरोप था। कोर्ट ने बाइज्जत बरी होने के बाद सिद्धनाथ पैकरा और भाजपा समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया और उन्होंने कहा कि ये सत्य की जीत हुई है। भाजपा से 2 बार के विधायक और संसदीय सचिव रहे सिद्धनाथ पैकरा साल 2018 में भी भाजपा के प्रत्याशी थे। 11 नवंबर 2018 की रात में शंकरगढ़ पुलिस ने इनकी गाड़ी से पैसा जब्त कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। राजपुर सिविल कोर्ट ने 2.5 साल बाद इस मामले में सिद्धनाथ पैकरा को बाइज्जत बरी करते हुए जब्त पैसों को वापस करने का आदेश दिया है। सिद्धनाथ पैकरा ने कोर्ट में फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि यह सत्य की जीत हुई है। झूठ मूठ करना, पैसा बांटते हुए पकड़ा गया था ना, कुछ नहीं। वो केवल हमारे अटैची में जो हमारे पिताजी के इलाज के लिए ले जा रहे थे हम पेट्रोल पंप से, उसको ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने जब्त किया था हमारे विरोधी लोगों के कहने पर कि इनके अटैची में पैसा है। और आज कोर्ट से हम बाइज्जत बरी हो गए। में हम लोगों ने बहस किया, गवाही कराया और सारे गवाह जो पेश हुए थे अभियान की ओर से, उन्होंने अपने आरोप को प्रमाणित करने में असफलता जाहिर किया। फलस्वरूप न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला दिया। सत्य का जीत हुआ है और हम लोगों ने बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज उनका फैसला है। हम लोग दिन से ही यहाँ पर उपस्थित थे और आज हमें जो कोर्ट का फैसला आया, हम हृदय से कोर्ट का और वकील साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के चौथे अल्टीमेटम के बाद भी भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। प्रदेश प्रभारी ने मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए 5 अगस्त तक नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 6 अगस्त को अपने दौरे के दौरान डी पुरंदेश्वरी ने इस संबंध में चर्चा तक नहीं की। अब आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी खुद नियुक्तियों को लेकर गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि अब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश में 2 उपाध्यक्ष और 1 महामंत्री की नियुक्ति बची है। इसी तरह दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव जिला की कार्यकारिणी भी घोषित नहीं हो पाई है। 40 से ज्यादा मंडलों की भी कार्यकारिणी नहीं बन पाई। महिला मोर्चा में भी 20 से ज्यादा मंडलों की नियुक्तियां बची हुई हैं। भिलाई और कवर्धा जिले की कार्यकारिणी ही नहीं बन पाई है। जो पोस्ट भरनी है या काम करना है वो लगातार चलने वाली काम है। We may have to change some people, we may have to bring new faces, वो लगातार चलने वाली काम है, जरूर हो जाएगा। भिलाई बचा है हमारा, दुर्ग हो चुका है, तो भिलाई में अभी जो है पूनम शुक्ला तो कर रही हैं गठन। थोड़ा सा उनको नेतृत्व में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी अभी उनका हुआ है। और कवर्धा में थोड़ा सा बचा ही हुआ है, हमारा हो जाना था पर कुछ आपसी सामंजस्य की वजह से बचा है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रायपुर में एक्सप्रेसवे के साथ फाफाडी, रामनगर और गोगांव अंडरब्रिज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्यों में देरी के लिए ठेकेदार के साथ पीडब्ल्यूडी के अफसरों को भी फटकार लगाई। साथ ही जनवरी 2022 तक निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद भी इसमें देरी होती है तो ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज राजधानी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। यहाँ पर सबसे पहले वो एक्सप्रेसवे गए। एक्सप्रेसवे के बाद वो उन्होंने जो एक्सप्रेसवे में जो पंडरी के पास जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया। जो काम जिस स्पीड से चलना था उस स्पीड से नहीं चल रहा है, ये भी आपने भी महसूस किया। क्या दिशा निर्देश आपने दिया? पिछले बार जब आए थे तो जो मेन यहाँ ठेकेदार था वो काम नहीं किया था, इसलिए यहाँ स्थानीय ठेकेदार को काम उसको दिया गया था। उसको कहा गया था और जो तय किया गया था कि इतना % इतने महीने में हम लोग कर लेंगे, वो उस हिसाब से नहीं कर पाया, कुछ कोरोना के कारण और कुछ उनकी भी कमजोरी के कारण। ऐसा मैं सभी चीज को कोरोना ऊपर डाल देना भी उचित नहीं है। कोरोना के बावजूद वो करना चाहता था तो कुछ और अच्छा हो सकता था, पर नहीं हो पाया। अभी उसको हमारे अधिकारियों को भी निर्देश किया हूँ कि हर 15 दिन में एक चेक करो इनको
ताकि वो स्पीड आए। जो विलंब हो रहा है जिसके लिए अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार हैं, क्या वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इसके पहले भी 2 बार आप समय दे चुके थे कि इस वक्त हो जाएगा और आप भी महसूस कर रहे हैं कि विलंब हो रहा है, तो क्या ये अंतिम चेतावनी माना जाए इसको? लेट ना हो मानकर चलिए कि इसको अब इसके बाद और नहीं देना पड़ेगा, और अधिकारियों का अलग ड्यूटी लगा के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ऐसा लगता है। तो 2022 में शहर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी एक्सप्रेसवे और अंडरब्रिज की। इसकी पूरी संभावना है और पूरी कोशिश कर रहे हैं हर हाल में 2022 में रायपुर और इस अंचल के लोगों को सुविधा मिले। तो ये थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और इन्होंने शहर की जनता से भरोसा दिलाया है कि एक बड़ी सौगातें जो है 3 अंडरब्रिज की और एक जो है वो ओवर एक्सप्रेसवे, उसकी सौगात ये शहर की जनता को मिल जाएगी। और काम जो विलंब हो रहा है अंडरब्रिज में, चाहे हम फाफाजी अंडरब्रिज की बात करें, रामनगर अंडरब्रिज की बात करें या गोगांव अंडरब्रिज की बात करें, उसमें जो विलंब हो रहा है उसको लेकर ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी उन्होंने फटकार लगाई। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बीजापुर और दंतेवाड़ा में आज नक्सलियों ने सरेंडर किया। बीजापुर जिले में नक्सली दंपत्ति ने एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के सामने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले दंपत्ति पर 8 लाख का इनाम था। आपको बता दें कि इन पर ओडिशा के फूलबानी, रामपुर और छत्तीसगढ़ के मुक्कल्लेबाजी जैसे 7 बड़ी जगहों पर वारदात को लेकर मामला दर्ज है। दोनों नक्सली सीसी प्रोडक्शन ग्रुप से जुड़े हुए थे। समर्पण के बाद आत्मसमर्पित नक्सलियों को 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इधर दंतेवाड़ा में भी लोन वराटू अभियान के तहत 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। कटे कल्याण और कुआकोंडा इलाके में सक्रिय लखेंद्र कुंजाम और भीमा मरकाम ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। बड़े गुड्रा मिलिशिया कमांडर लखेंद्र कुंजाम पर 1 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीतियों और समाज की मुख्य धारा में लौटकर सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर और भी नक्सलियों ने इनकी खोखली विचारधाराओं से तंग आकर 104 इनामी समेत 400 नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया है। स्कूल ड्रेस पहनकर लाल सलाम की पाठशाला में नृत्य कर रहे बच्चों की एक तस्वीर सामने आई है, जो कि अंदरूनी इलाकों की है। पुलिस का कहना है कि ये नक्सलियों का मोबाइल स्कूल है, जहां महिलाओं और बच्चों को गैर कानूनी धारा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं टूटी फूटे बांस की बल्लियों की जगह पहले पक्की इमारत थी, नक्सलियों ने उसे तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक सादे कपड़ों में दिख रहा शिक्षक घाटखोर नक्सली है, जो अंदरूनी इलाकों में छोटे बच्चों और महिलाओं को बरगलाने का काम करता है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि नक्सलियों को ऐसे स्कूलों में छात्र छात्राओं की भर्ती में ले जाते, लेकिन फिलहाल ऐसे मामलों में कमी आई है। तो उसको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इलाका में जो प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स को जो हमने प्रारंभ कर लिया है, कई साल से बंद पड़ा स्कूल्स को भी अभी पूरा चालू हो गए। इन सब परिस्थिति के कारण से जो नक्सल के जो मोपस स्कूल जो बोले जाते हैं वो भी काफी हद तक मतलब समाप्त की ओर है। और आने वाले समय में जल्दी इस टाइप का जो गैर कानूनी विधि विरुद्ध जो नक्सल संगठन है उसके गतिविधि का हम लोग अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। सरगुजा जिले के मेन पार्ट से विकास के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें बीमार महिलाओं को कांवर की सहायता से नदी पार कराया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर नई नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो ग्रामीणों की समस्याओं को बयां करती है। सड़कों की बदहाली, पुल पुलिया के बिगड़े हालात लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं। बड़ी बड़ी बातें की जाती, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद जिला प्रशासन ही नहीं, क्षेत्र के विधायक मंत्री भी सड़क पुल पुलिया निर्माण की बात करने लग जाते हैं। लेकिन तस्वीरों के पुराने होते ही उनकी बातें भी केवल सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। राजनांदगांव जिले में लौह अयस्कों का भंडार है, जिसका गलत फायदा उठाकर खनिज माफिया इसका अवैध दोहन करने में लगे हुए हैं। दरअसल जिले का सालेवार क्षेत्र एमपी की सीमा में लगा हुआ है। इस वजह से खनिज माफिया प्रदेश के लौह अयस्कों का अवैध उत्खनन कर उसे मध्य प्रदेश ले जाकर खपा रहे हैं। हाल ही में आमटी खोल के जंगल में ग्रामीणों ने माफियाओं को खनन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इसकी सूचना विभाग को दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आयरन से लदे वाहन को जब्त किया गया।
वन विभाग के रेंजर ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहां आए दिन क्षेत्र में सर्चिंग होती है, लेकिन बावजूद इसके खनिज माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि बड़े पैमाने पर यहां अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लोहे के इस बोल्डर पत्थर में लोहे की मात्रा है, इसलिए लोग ऐसा कर गाँव वाले चूंकि वन प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, इसलिए उनके अनुरोध पर उनके द्वारा ही परिक्षेत्र कायम ला के खड़ा किया गया है। आज सहायक परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा जांच कराया गया तो पता चला कि ये जो है वन क्षेत्र से बाहर का मामला है, राजस्व क्षेत्र का मामला है। रायपुर में डेंगू एक बार फिर से जानलेवा हो गया है। राजधानी में डेंगू से इस साल पहली मौत हुई है। शहीद चूड़ामणि वार्ड के रामकुंड में रहने वाली 13 साल की बच्ची भावना पनिका की डेंगू से मौत हो गई है। पहले बच्ची के भाई और उसकी बहन को डेंगू हुआ, फिर वो भी चपेट में आ गई। भावना सिकलिंग से पीड़ित थी, ऐसे में डेंगू उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। डीजी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत से उसके परिजन गमज़दा हैं। वार्ड के पार्षद दीपक जायसवाल ने बताया कि मोहल्ले में अब तक 40 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। वायरल बुखार भी तेजी से फैल रहा है। वहीं फ़ोन से हुई चर्चा में सीएमएचओ मीरा बघेल ने बताया कि बुखार या दूसरे लक्षण होने पर इलाज के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज में व्यवस्था की गई है, जहां डेंगू समेत दूसरी बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रायपुर के रामनगर और बजरंग नगर में डेंगू के 50 से ज़्यादा केस मिल चुके हैं, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आंकड़ा 200 से ज़्यादा है। को भी इलाज कराया तो 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती करवाए और 3 दिन से 101, 104, 101, 104 बुखार है बोले तो, और वो डॉक्टर लोग अपना इलाज करते रहे। तीसरे दिन में बोलते हैं कि ब्लड लगेगा। ब्लड भी मैंने 2 बार लेके आया, फिर भी मेरी बच्ची का जान नहीं बचा सके। हमारे यहाँ 3 बच्चों को डेंगू हुआ था, एक मेरे देवर के बेटे को और हमारी 2 बेटियों को। अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी आप ही लोग आए हो। 30 से 40 लोगों को अभी तक डेंगू हो गया, जिसका इलाज डॉक्टरों ने डेंगू बोल के किया है, मगर रिपोर्ट देखने के बाद एंटी बॉडी बताया जा रहा है। मगर उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग को हमने कई बार शिकायत की, मगर स्वास्थ्य विभाग एक बार आने के बाद में ना यहाँ पे स्वास्थ्य का शिविर लगाया जा रहा है, न किसी लोगों को पूछताछ की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।